राजेश बादल जी, आपने बहुत करीब से देखा है। आप उस समय में पत्रकारिता के शिखर पे थे जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी पूरे देश में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये, कांग्रेस के सारे परिवार को, गांधी परिवार को आप बहुत करीब से जानते हैं। ये जो राहुल गांधी का ये जो रूप सामने आया है, ये पदयात्रा सामने आई है, जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, इसको शुरू करने में ये 7-8 साल क्यों लग गए? 2014 के बाद से कांग्रेस ने इतना समय क्यों लिया मोदी के खिलाफ सीना तानने में? क्या कांग्रेस डरी हुई थी? कांग्रेस बिखरी हुई थी? कोई डर था गांधी परिवार को? और फिर डर, जैसे डॉक्टर सुनील ने इशारा किया कि जब बात सामने ही आ गई कि ईडी घर तक आ गई, घंटी बजा दी, सोनिया गांधी ने पूछताछ कर ली, तो करो या मरो का नारा दिया और राहुल गांधी सड़क पर निकल गए। पूरे पूरे रणनीति क्या थी? धन्यवाद संजय जी। आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा ही, लेकिन मैं बता दूं कि मुझे थोड़ा सा विषय आज का बताया गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत हुई है उस पर बात करेंगे। तो आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, और अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं थोड़ा सा असली बिल्कुल, चुनाव के बिल्कुल। बहाने जो संदेश निकल रहे हैं उन पर भी हम्म, बात करना चाहूंगा। आपने जो ईडी का मुद्दा उठाया है, मैं एक बार बता दूं आपको कि दो चीजें जो कही गई हैं कि ईडी और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर खड़गे जी का चुनाव। ईडी के छापों से भारत जोड़ो यात्रा का दरअसल मुझे नहीं लगता कि कोई रिश्ता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उदयपुर के चिंतन शिविर में इस बात का ऐलान किया गया था, और उसके पहले भी एक दो बार पार्टी के तरफ से कुछ मंचों पर यह बात उठाई गई थी कि इस तरह की कोई यात्रा होगी, और उस वक्त तक ये ईडी के छापे वगैरह कुछ उस समय राहुल गांधी को उसका सामना नहीं करना पड़ा था। तो मैं तो उल्टा मानता ये हूं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को रोकने के लिए हो सकता है, लेकिन ईडी के छापे हुए हों और उसके बाद राहुल गांधी के मन में आए हो कि कब हम भारत जोड़ो यात्रा पर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उल्टा हुआ है, जो मैंने अभी कहा, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन यात्रा से दरअसल सत्तारूढ़ दल घबराया हुआ था, और वो चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से उसमें बाधा पहुंचाई जाए, और इसलिए ये ईडी वगैरह की पूछताछ आई है। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि एक बात ये भी कही जा रही कि ईडी के बाद कांग्रेस अचानक सक्रिय हो गई, और ईडी की इस भूमिका के बाद ये अचानक कांग्रेस, तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान तो साल भर पहले हो गया था। और अगर आप याद करें, देखें तो करीब करीब 7-8 महीने पहले ही तारीखों का ऐलान हो गया था। आप देखिए पुराना रिकॉर्ड, तो पता लग जाता है कि ईडी के छापों के बाद ये अध्यक्ष पद के चुनाव का उनसे कोई संबंध है नहीं। तो दोनों बातें एक तो साफ हो गई। तीसरी बात जो बात कही जा रही है अभी भी कि गांधी परिवार का आदमी अध्यक्ष पद पे आ गया है, या उस परिवार, मैं आपको बताऊं कि असल में एक ही पार्टी ऐसी है जिसके अंदर आंतरिक संगठन के चुनाव होते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो चुनाव हुआ है हमने देखा है। मैं अगर कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा तो आप चौंकेंगे कि जब देखिए 1938-39 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे चुनाव में, तो हारा कौन था? आप कल्पना कर सकते हैं? वो पट्टाभी सीता रवैया हारे थे, जो महात्मा गांधी के आदमी थे। ठीक बात। जो महात्मा गांधी से बड़ा तो इस देश में कोई नेता नहीं हुआ ना, लेकिन महात्मा गांधी के आदमी को हराया। और आगे आइए, 1950 में जब चुनाव हुआ तो पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य कृपलानी के बीच में हुआ, और नेहरू के आदमी कौन थे? आचार्य कृपलानी। और सरदार पटेल के आदमी थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जो नेहरू गांधी परिवार के दबदबे और रौब की बात कही जाती है, मैं इस बात को इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि तथ्य इसके उलट। जब नेहरू का आदमी हार सकता है, जब गांधी का आदमी हार सकता है, और सुनिए और बताता हूं आगे, 1977 आता है जब ब्रह्मानंद रेड्डी जीते थे, और ब्रह्मानंद रेड्डी ने किसको हराया था? इंदिरा गांधी के बेहद करीबी सिद्धार्थ शंकर रे को। सुशील जी को याद होगा। हाँ, तो जब बिल्कुल। इंदिरा गांधी का आदमी हार सकता है, नेहरू गांधी का आदमी हार सकता है संगठन चुनाव में, गांधी का आदमी हार सकता है, और दूसरी चीज अगर इतना ही ये है जिसको रबर स्टैंप की बात कही जाती है,
तो जब सोनिया गांधी जब तक नहीं आई थी, ठीक है, तब तो उनका कोई असर नहीं था। लेकिन आप 1997 में जब चुनाव हुआ था, तो सीताराम केसरी के सामने बहुत कद्दावर नेता दो थे। उनमें से एक का नाम है शरद पवार। हाँ। सीताराम केसरी जैसे बिहार के खांटी जमीनी नेता ने शरद पवार को धूल चटाई, राजेश पायलट को धूल चटाई और चुनाव जीता। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें, और इसके बाद जब सोनिया गांधी परिदृश्य में आ गई तो जितेंद्र प्रसाद खुद भी चुनाव लड़े उनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा तो जितेंद्र प्रसाद खुद उनके चुनाव लड़े, हारे। लेकिन हम समझ सकते हैं कि एक तरफ अगर सोनिया गांधी हो, दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद हो, तो किसको जीतना है और किसको हारना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बात कही जाती है कि वो नेहरू गांधी परिवार के करीबी थे, रबर स्टैंप थे। अरे भाई, अगर रबर स्टैंप थे तो फिर एक बार मैं इस बात की गारंटी चाहता हूं कि कोई ये कह दे कि जेपी नड्डा जो है मोदी और अमित शाह के रबर स्टैंप नहीं है। कोई ये साहस के साथ कह दे, कोई एक आदमी कह दे कि हाँ, जो आदमी, और उन्होंने चुना तो ऐसा अध्यक्ष चुना जो पटना में अपनी सरकार डुबो ले गया। बिहार में वो कह के आया कि हम तो छोटे छोटे दलों की हत्या करना चाहते हैं, हम तो छोटे दलों को खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा अध्यक्ष चुना जो अपनी ही सरकार को एक तरह से, मतलब नीतीश कुमार को नाराज किया। तो क्या अर्थ निकला उसका? तो कहने का अर्थ यह है कि देखिए, जब सियासत में कोई भी चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, आप ये देखेंगे कि चुनाव तो गंभीरता से ही लड़े जाते हैं। हमने आप अभी ये कागज फाड़ने की जो बात आई थी, सुशील भाई ने जो बात कही कि प्रेस क्लब में जब राहुल गांधी ने कागज फाड़े थे, तो भाई साहब आपको याद है उमा भारती लाल कृष्ण आडवाणी को क्या क्या बोल के नहीं उस हॉल से निकली थी? उमा भारती ने, वहां वो बात किसी को याद नहीं आती। गोविंदाचार्य को किस तरह से निकाला गया था वो किसी को याद नहीं आता। और भी कई नाम है, लेकिन वो इतिहास में स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री पे बड़ा हमला किया था गुजरात दंगों के बाद। मैं वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें होती हैं। लेकिन जहां तक अब आइए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात पर आती, क्योंकि आज का मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा सबकी नजरें उसी पर लगी हैं। तो चुनाव को लेकर मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करना चाहता था। आपके ही चैनल पर मैंने शायद सबसे पहली बार और कहा था, और कई चैनलों पे कहा कि इस बार आप देख लीजिए दक्षिण भारत से कांग्रेस को अध्यक्ष मिलेगा। हाँ, आपने कहा। और दक्षिण भारत से कांग्रेस को अध्यक्ष मिलना जरूरी है, क्योंकि उत्तर भारत में सांप्रदायिकता के बीज इतने गहरे हो गए हैं जिसके आगे कांग्रेस उत्तर का भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना बहुत आसान नहीं है। आप अपने राज्य की बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, क्या वहां हिंदू मुस्लिम के आधार पर अब अगला चुनाव वोट नहीं होगा? बिल्कुल सही, सहमत हूं। क्या मध्य प्रदेश में इस आधार पर चुनाव नहीं होगा? क्या छत्तीसगढ़ में इस आधार पर और राजस्थान में इस आधार पर चुनाव नहीं होगा? इसी आधार पर चुनाव होगा। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के बीज नहीं हैं और जहां पुराने बीज कांग्रेस के पड़े हुए हैं, ये मोटी सी बात थी कि दक्षिण भारत से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करनी थी, दक्षिण भारत से उन्हें चुनाव लड़ना था केरल से, और दक्षिण भारत से उन्हें अध्यक्ष भी चाहिए था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भारत कांग्रेस को दक्षिण भारत में दोबारा उन बीजों में अंकुरण पैदा कर सके। ये बात थी। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि निर्वाचन का जो आज जो निर्वाचन हुआ है उसके दो संदेश जाते हैं। और पहला संदेश तो है पार्टी के भीतर। मैं ये कह सकता हूं कि आज आपने पढ़ा होगा, मैं तो खड़गे जी से कई बार मिला हूं और साक्षात्कार भी किया है, बात भी की है। वो एक ऐसा राजनेता है जो जमीन से उठा हुआ है, एकदम ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत स्तर से आप कह सकते हैं उत्तर भारत की भाषा में अगर हम कहें तो। जो आदमी 11 चुनाव जीत चुका हो, 2 बार वो संसद में नेता हो, अपनी पार्टी का नेता हो, तो वो किसी 80 साल की पकी पकाई उम्र हो। आप अपने एक उदाहरण देता हूं कि अपने घर में आप अपने दादाजी को किसी का रबर स्टाम्प घर में देख सकते हैं कि आपके दादाजी, आपके पिताजी या चाचा जी के रबर स्टाम्प हो जाएं?
नहीं हो सकती। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 80 बरस का आदमी वो 70 बरस की सोनिया गांधी या 74 बरस की सोनिया गांधी या 50 बरस के राहुल गांधी का रबर स्टाम्प हो नहीं सकता। मार्गदर्शक हो सकता है। रबर स्टाम्प शब्द जो कई बार इस्तेमाल किया जाता है, माफ कीजिए, एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में ये अच्छा शब्द नहीं है। तो ये एक बात आंतरिक जो मैसेज संदेश गया है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि अब हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पहुंच सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अब कांग्रेस का आदमी भी कह सकता है कि हमारा आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रतिपक्ष का सबसे सर्वोच्च नेता बन सकता है। तो एक बात तो ये है। और दूसरी बात जो है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद में अपनी बात समाप्त करूंगा। दूसरी बात है दूसरी पार्टियों के लिए। कांग्रेस ने तो चलिए साल भर पहले अनाउंस कर दिया। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे हुआ, आरोप चले, प्रत्यारोप चले, और उसके पहले अशोक गहलोत का ड्रामा हुआ, उसके पहले दिग्विजय सिंह का ड्रामा हुआ। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सब ये 10 जनपद करा रहा था अपनी राजस्थान की अपनी सरकार को दांव पे लगा के। ये दरअसल किसी भी धड़कते हुए लोकतंत्र में ये पहली और बुनियादी शर्त है संजय जी कि किसी भी पार्टी के भीतर आंतरिक संवाद, सहमति और असहमति के सुरों को स्थान मिले, तभी लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। तो ये संदेश बाहरी पार्टियों के लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जहां फरमान निकाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन दे दिया जाता है। ये संदेश शरद पवार के लिए है, जो जब से पार्टी बनी है वो उसके सुप्रीमो बने बैठे हैं। कोई नंबर 2 भी नहीं बना पाए वो अपने भतीजे को, अजित पवार को, अपनी बेटी को भी तक उतना ताकतवर नहीं बना पाए जो शरद पवार है। तो ममता बनर्जी को भी देख लीजिए, जब से ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई है तब से आप उनके अलावा दूसरा नाम नहीं पाएंगे। कोई नहीं है, कोई नहीं। किसी क्षेत्रीय पार्टी में, प्रादेशिक दल में, डीएमके में देख लीजिए, वहां तेलंगाना में देख लीजिए, आंध्रा में देख लीजिए, शिवसेना में देख लीजिए, किस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव इस तरह से हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस बात का सबक दूसरी पार्टियों को लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के हाथ में ये मुद्दा है कि जो पार्टियां अपने अंदर चुनाव नहीं करा सकती, वो चुनाव के जरिए देश की रक्षा क्या करेंगी।